हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। बहुत से लोगों ने और मेरे व्यूअर्स ने कहा कि ये जो किसानों का एक एजिटेशन हो रहा है और आज उनका भारत बंद है, उस पर कुछ कहें। भाई, मैं भी आखिर में एक किसान ही हूँ, तो मैं जो ये फार्म लॉज बने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और संवैधानिकता पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये लॉ अच्छे हैं या बुरे हैं। इस पे एक बहस हो सकती है। सरकार की भी बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर है और जाहिर है कि कॉरपोरेट पूरी तरह ख़राब नहीं है। किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स मिलने चाहिए। एपीएमसी का सिस्टम भी परफेक्ट नहीं है और उसमें रिफॉर्म होने चाहिए। शरद पवार के भी किसी लेटर का जिक्र किया गया, लेकिन क्या उस लेटर में उन्होंने कहा कि संसद कानून बना दे, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मैं आज जो बात करने जा रहा हूं वो दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि जो एजिटेशन हो रहा है और जो आज भारत बंद है उसको जरा एक लीगल तरीके से देखें क्या है। तो यदि संविधान में जाएं तो अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी सारे देश के नागरिकों को ये फंडामेंटल राइट देता है, मौलिक अधिकार देता है टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स। कहीं पे भी इकट्ठे हो सकते हैं, हथियार नहीं होने चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए। अब संविधान यह भी बताता है अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 3 में कि सरकार को यह अधिकार है कि वो इस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए, इस अधिकार पे अंकुश लगाए। अंकुश कैसे होने चाहिए? रीजनेबल होने चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं हो सकते, फैंसीफुल नहीं हो सकते। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन सिर्फ दो ही सिचुएशन में लगाए जाएंगे। नंबर 1, सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देश की संप्रभुता और अखंडता के इंटरेस्ट में। किसानों के एजिटेशन में कोई ऐसी बात नहीं हो रही जिससे राष्ट्र की संप्रभुता और इंटीग्रिटी को खतरा हो। इनफैक्ट जितनी उनको सपोर्ट सारे धर्मों से, सारे लोगों से, सारे ऑर्गेनाइजेशन से मिल रही है, उससे यह लगता है कि वो देश को इंटीग्रेट करने में सफल हो रहे हैं। दूसरी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती सकती है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अब ये पब्लिक ऑर्डर का मीनिंग जो है, इसके सिलसिले में बहस रही है। क्या लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर एक है या पब्लिक ऑर्डर एक नैरोअर टर्म है? आज की जो कॉल है भारत बंद की, उसके सिलसिले में अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट वर्सेस भरत कुमार का छोटा सा ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का 1997 का, ये एक जजमेंट था केरला हाई कोर्ट की फुल बेंच का, जिसके खिलाफ अपील थी। और केरला हाई कोर्ट ने यह कहा था कि भारत बंद या कोई भी बंद वो असंवैधानिक है। केरला हाई कोर्ट ने डिस्टिंक्शन किया था हड़ताल, स्ट्राइक और बंद में, और उन्होंने कहा था कि जब पूरी तरह बंद हो जाए, स्टैंड स्टिल कर दिया जाए, कोई एक्टिविटी पब्लिक रोड पे ना अलाउ की जाए, जब जोर जबरदस्ती की जाए, थ्रेट दिया जाए, इंटिमिडेट किया जाए, ये सब असंवैधानिक है। फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट का भी ऐसे ही जजमेंट आया, मेघालय हाई कोर्ट का भी ऐसे ही जजमेंट आया। लेकिन यदि किसानों के ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, भारत बंद की करें, तो एक तो 3 बजे तक है, ड्यूरेशन बहुत कम है। दूसरे, बार बार कहा जा रहा है एम्बुलेंस को जाने दें, अगर कोई शादी हो रही है उसको होने दें, किसी से जोर जबरदस्ती ना करें। ये एक लोगों का डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ यूनिटी है। जैसे आप खाना खाते हैं, उस वक्त आपको याद आए कि ये किस खेत में किसने उगाया है। आपकी प्लेट में पहुंचने से पहले
किसने अपना खून पसीना किया है जमीन से इस अनाज को उगाने के लिए। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में जाएं तो भारत बंद, जिसमें कोई एक्टिविटी अलाउ ना हो, जिसमें इंटिमिडेशन हो, जिसमें थ्रेट हो, वायलेंस का खतरा हो, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा असंवैधानिक है। अदरवाइज टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स एक मौलिक अधिकार है। अब सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग का मामला खत्म होने के बाद एक जजमेंट दिया। किसानों के इस आंदोलन के विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या करती है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि इस किसान एजिटेशन में मैं भारत सरकार की कोई तारीफ करना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वो किसानों से डायलॉग कर रहे हैं। कई राउंड बातचीत हो गई हैं, कई मंत्री मिलकर डायलॉग करते हैं, कई सेक्रेटरीज उसमें शामिल होते हैं। अगर यही काम जितने भी देश में लोग किसी भी लॉ के बारे में प्रोटेस्ट करें, यहां पे कुछ लॉ बनाए गए हैं उसके विरुद्ध प्रोटेस्ट है, इसी तरह सीएए भी एक लॉ था, उसके विरुद्ध भी प्रोटेस्ट थी। वहां कहा जा रहा था कि धर्म के नाम पर यह लॉ जो है ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, इसलिए आर्टिकल 25 का वायलेशन है, आर्टिकल 15 का वायलेशन है। यहां यह कहा जा रहा है कि संसद को पावर नहीं थी, किसानों का इससे जो है इंटरेस्ट सर्व नहीं होगा। बहुत बात हो रही है एमएसपी की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, किसी की समझ में आ रहा है, किसी की नहीं समझ में आ रहा है। किसानों के ऊपर बहुत से इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अवार्ड वापसी भी हो रही है। पिछली अवार्ड वापसी को तो बहुत बुरा भला कहा गया था, लेकिन अब देखिए लोग अवार्ड वापस कर रहे हैं। ये एक पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है अपनी प्रोटेस्ट को दर्ज कराने का। देखिए मसला इतना सा है, अगर एमएसपी का समझना चाहें, बात सही है कि सरकार 24, 25, 30 चीजों की एमएसपी डिक्लेयर करती है, लेकिन जो सरकार खुद खरीदती है, खास तौर से पंजाब में, वो धान को और गेहूं को। तो बाकी चीजों में जो एमएसपी की कीमत अनाउंस होती है उससे बहुत कम मिलती है। जैसे मक्का की ले लीजिए, अगर 1800 रुपए अनाउंस है तो मिल रही है 1000 रुपए, यानी जो न्यूनतम प्राइस अनाउंस हो रहा है उससे भी कम मिलती है। कम से कम दो चीजें ऐसी हैं जिसमें किसान को यह उम्मीद रहती है कि ये कम से कम सरकार खरीदेगी तो अपनी जो मिनिमम कीमत है उस पे खरीद लेगी। ये जो एक सिक्योरिटी है, इन लॉस के आने से किसानों को यह लगता है वो सिक्योरिटी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। अरे आप देखिए कि जो सिक्योरिटी नौकरी से खत्म होने के बाद पेंशन से मिलती है, उसके लिए कितने धरने प्रदर्शन होते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, सरकार ने पेंशन स्कीम को, न्यू पेंशन स्कीम को मार्केट से लिंक कर दिया, तो हमारी एडुकेटेड क्लास और मिडिल क्लास उसको प्रोटेस्ट करती रहती है और कहती है ओल्ड पेंशन स्कीम लाओ। यह हमारी हिपोक्रेसी है कि जो चीज हमें अपने लिए चाहिए सिक्योरिटी, वो हम बिना पढ़े लिखे किसान को नहीं देना चाहते, उसको हम मार्केट की अनसर्टेनिटीज में डालना चाहते हैं। मैं ये समझता हूं ये इंसाफ की बात नहीं हुई। आप सोचिए, मैं एक टीचर हूं, आपको एग्जाम्पल दे दूं कि अगर एक टीचर की परमानेंट नौकरी है, वो नौकरी उसकी खत्म हो जाए और उससे कहा जाए ट्यूशन बहुत मिल जाएंगे तुम्हें, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हो, बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं मार्केट में, एक एक लड़के से 10-10, 15-15 हजार मिलेंगे, 40-50 पढ़ा लोगे एक दिन में ट्यूशन। अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन हर एक को परमानेंट नौकरी चाहिए, टेन्योर अपॉइंटमेंट चाहिए। हम वो जो 2 क्रॉप्स में, सारी फसलों की बात नहीं हो रही,
सिर्फ 2 फसलों के बारे में बात हो रही है, उसमें उनकी वो सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। अशोक गुलाटी जी और बहुत बड़े बड़े एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स जो हैं वो कहते हैं कि सरकार को कम से कम ये बात जरूर कहनी चाहिए कि भाई आप ये 2 फसलें ना उगाएं, जैसे पंजाब में वाटर लेवल नीचे चला गया, धान ना उगाएं और कुछ डाइवर्सिफाई कर ले, तो क्या सरकार उनको कंपनसेट कर देगी? क्योंकि किसान वो फसल उगाना चाहता है जिस पे उसे एश्योर्ड मिनिमम प्राइस मिल जाए। सरकार ने इतने अच्छे बैंक के खाते खुलवा दिए हैं लाखों करोड़ों लोगों के, तो डायरेक्ट बेनिफिट उन्हें दे दिया जाए। ये एक सरकार का सजेशन है जिसे कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन ये जो 3 कानून हैं जिनके बारे में मैं बता चुका हूं कि एग्रीकल्चर संविधान में जो शक्तियों का विभाजन है, जो 3 लिस्ट हैं, शेड्यूल 7 में 15 जगह आया है। 4 जगह आया है संसद की शक्तियों के बारे में, और जहां शब्द एग्रीकल्चर आ जाता है संविधान कह देता है संसद को अधिकार नहीं कानून बनाने का। जो स्टेट की लिस्ट है उसमें 8 जगह एग्रीकल्चर शब्द आया है, और उसमें राज्य को ही पूरा अधिकार दिया गया है कि आप इसमें कानून बनाएं, चाहे वो एग्रीकल्चर टैक्स हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे लैंड का इंप्रूवमेंट हो, सब राज्य सरकार के अधिकार है। कॉन्करेंट लिस्ट में 3 जगह आया है जहां लैंड से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है। वो सब संसद के पावर नहीं रहेगी, राज्य की पावर रहेगी। सिर्फ वो प्रॉपर्टी कि कोई भारत से चला गया, इवाकुई प्रॉपर्टी, उसमें अगर एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी भी है तो संसद उस पर कानून बना सकती है। मैं ये समझता हूं कि जितनी तेजी से ये कानून बनाए गए, जून के जमाने में कोविड-19 से देश और विश्व जूझ रहा है, जरूरत नहीं थी। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वो इस्तेमाल ज्यादा हुआ, और आप ये देखिए आज ये बात हो रही है कि साहब कैसे रिपील कर दें। देखिए अच्छी बात सरकार ने की कि बातचीत हो रही है, और सबसे बातचीत होनी चाहिए। किसी को यह नहीं लगना चाहिए कि मेरा कुछ देश में कम रुतबा है कि अगर मैं किसी कानून की विरुद्ध प्रोटेस्ट करूं तो मुझसे कोई बात नहीं करेगा। यह बात सही नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं मोदी सरकार का। 2013 में कांग्रेस सरकार ने एक बहुत अच्छा लॉ बनाया, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। यह कानून 1 जनवरी 2014 को लागू हो गया। चुनाव हुए, कांग्रेस हार गई। 31 दिसंबर 2014 को मोदी सरकार ऑर्डिनेंस लाई जिसमें इस लॉ को डाइल्यूट कर दिया गया। 5 चीजों के बारे में कह दिया गया कि एग्जेम्पशन किया जाएगा अगर प्रोजेक्ट नेशनल सिक्योरिटी के बारे में है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है, अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में है, इंडस्ट्रियल एंड सोशल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। तो जो डिटर्मिनेशन होना था सोशल इंपैक्ट एंड पब्लिक पर्पस का, उससे एग्जेम्पशन हो जाएगा। लैंड की एक्विजिशन के बारे में अगर एग्जेम्पशन हो रहा है तो आप समझिए ये किसानों के हक में नहीं हो रहा है। लैंड कौन लेता है? इन्हीं पर्पस के लिए लिया जाता। ऑर्डिनेंस दिसंबर में आया, फरवरी में लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, हंगामा हुआ, पास नहीं हो पाया। दोबारा से ऑर्डिनेंस 13 अप्रैल 2015 को प्रोमलगेट हुआ। कांग्रेस ने विरोध किया। राहुल गांधी का वो फेमस जुमला आ गया, सूट बूट की सरकार। मई में फिर से ऑर्डिनेंस लेके आई सरकार। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है?
रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बार बार एक ही चीज पे ऑर्डिनेंस आता है तो वो देश के संविधान के ऊपर एक फ्रॉड है। सरकार की समझ में बात आई। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है मोदी सरकार की कि चाहे सीए प्रोटेस्टर से बात नहीं की और ये बात अच्छी नहीं थी, लेकिन अगर कोई क्रिटिसिज्म होता है, जैसे ट्रिपल तलाक का क्रिटिसिज्म हुआ, तो सरकार ने उसे डाइल्यूट किया। अब किसानों से भी बात हो रही है, सरकार डाइल्यूट करने की बात भी कर रही है। किसानों की डिमांड यह है कि ये तीनों लॉ पूरी तरह खत्म कर दिए जाएं। इसकी एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं मोदी सरकार की। मोदी सरकार ने ही, खुद प्रधानमंत्री जी ने 31 अगस्त 2015 को मन की बात में यह कहा कि भाई मैं किसानों के हक में कार्य करना चाहता हूं। अगर किसान जो हैं वो मिसलेड हो गए या उनको कोई फियर साइकोसिस है तो हम इन लॉ को हटा लेते हैं। जैसे संसद को कानून बनाने का अधिकार है, उसी तरह का संसद को कानून को खत्म करने का अधिकार है। रिपील करना कोई बुरी चीज नहीं है। इनफैक्ट मोदी जी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में तो यह बात भी कही थी कि हर एक लॉ, 2014 की बात है, जो मैं एक बनाऊंगा तो 10 लॉ जो ऑब्सलीट हो चुके हैं उनको हटा दूंगा। और उन्होंने बहुत अच्छी तरह अपना वादा निभाया। मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं। तकरीबन 10-15 हजार गैर जरूरी आउटडेटेड लॉज जो स्टैट्यूट बुक पे थे उन्हें हटा दिए गए। अगर ये लॉ रिपील हो जाएगा फिर दोबारा बात होगी। अगर राज्य सरकार केंद्र से आके कहें कि आप अब कानून बना दें, तो केंद्र को जो राज्य की सूची है और एग्रीकल्चर जो राज्य का सब्जेक्ट है उस पर कानून बनाने का अधिकार मिल सकता है। और अगर रमेश चंद कमेटी की रिपोर्ट मानी जाए तो एग्रीकल्चर मार्केट को कॉन्करेंट लिस्ट में एक संवैधानिक संशोधन से पहले ला दें और फिर संसद उस पर कानून बना सकती है। रिपील करने का मतलब यह नहीं है कि दोबारा संसद के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कानून बनाने का। एक कंसेंसस बनाइए, राज्यों को ऑन बोर्ड लीजिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमारा नारा है। किसानों से भी बात कीजिए। देखिए, अंग्रेज लोग जब कानून बनाते थे तो हर इंटरेस्ट ग्रुप से बात करते थे। बीएचयू का जब कानून बनाना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो जो बीएचयू के लोग थे, जो वो मूवमेंट चला रहे थे, उन्हीं से कहा गया ड्राफ्ट बना के दो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जब 1920 में एमएओ कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया गया तो एमएओ कॉलेज के लोगों से, फाउंडेशन कमेटी से कहा गया आप ही लॉ भी बना के दीजिए। जितना स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन होगा उतना बेहतर लॉ बनेगा और वो लॉ उससे बेहतर इन्फोर्स होगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, सेलेक्ट कमेटीज, इनमें जाने से लॉ इंप्रूव होता है। ये कमेटीज एक्सपर्ट्स को सुन लेती हैं। ये जल्दी जल्दी में लॉ नहीं बनने चाहिए। लॉ मेकिंग एक सीरियस बिजनेस है। आज फैसला हुआ कल लॉ बना दें, यह अच्छी चीज नहीं है। लॉ मेकिंग को रश नहीं करना चाहिए। पब्लिक डिबेट होनी चाहिए। लोगों से सजेशन इनवाइट किए जाने चाहिए। कोई यह बात नहीं कह रहा कि एपीएमसी में रिफॉर्म ना किए जाएं। हर आदमी कह रहा है कि रिफॉर्म होने चाहिए। कैसे रिफॉर्म हो, कौन रिफॉर्म करे? वाजपेयी जी ने एक मॉडल एक्ट बनाया और राज्यों से कहा कि आप इस तरह के लॉ बनाएं। किसानों की जो चिंताएं हैं उनको समझ लें। उन्हें यह लग रहा है कि ये जो सेलिंग और बाइंग है फसलों की, ये स्टॉक एक्सचेंज की तरह की अनसर्टेन हो जाएगी। उनसे कहा जा रहा है, ये बिना पढ़े लिखे लोग हैं, कि जो डिजिटल कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स हैं उनको समझे। अरे भाई,
कितनी हमारे यहां डिजिटल लिटरेसी है। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, बहुत से पेजेस में लिखे होंगे, बहुत अच्छी अंग्रेजी में लिखे होंगे या बहुत अच्छी हिंदी में लिखे होंगे, वो सीधा साधा किसान कैसे समझेगा? किसान कह रहे हैं कि मिडिल मैन पूरी तरह रिमूव नहीं हुआ है, मौजूद है इसमें भी। जब यह बात कही जा रही है कि थर्ड पार्टी इवैल्यूएट करेगी क्वालिटी कैसी है फसल की, तो थर्ड पार्टी कौन होगा? यह बात आ गई। फार्मर्स ये कह रहे हैं कि जो फार्मर्स की परिभाषा और डेफिनेशन दी गई है उसमें से क्रॉपर, लेबरर, टिलर ये लोग हटा दिए गए हैं। जो फसल प्रोड्यूस होती है उसमें कई लोगों का रोल रहता है, एक चेन है, वो सब के सब इंपॉर्टेंट है। फार्मर्स को यह लगता है कि जो स्पॉन्सर है उसको बहुत ज्यादा शक्तियां मिल गई हैं, क्योंकि वो कह सकता है हम नहीं लेते तुम्हारी फसल, और ये रिफ्यूज जब वो कर देगा कि हम तुम्हारी फसल नहीं लेते, वो इसका रीजन भी नहीं बताएगा, वजह भी नहीं बताएगा। यह बात जरूर हुई है कि फसल की क्वालिटी म्यूचुअली एग्रीएबल हो, लेकिन भाई पैरिटी ऑफ पार्टीज नहीं है। कॉरपोरेट सेक्टर में आप नौकरी करने जाएं, बहुत बड़े सॉफ्ट इंजीनियर हो, एमबीए हो, जो वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं एम्प्लॉयमेंट का, वही साइन करना पड़ता है। अगर एक तरफ एक बड़ी कॉरपोरेट है और एक तरफ एक छोटा किसान है, ये दोनों बराबर नहीं है, ना अदालत में बराबर होंगे, ना एसडीएम की कोर्ट में बराबर होंगे। थर्ड पार्टी क्वालिटी चेक पे क्या सेफगार्ड होंगे, इस पे क्लैरिटी नहीं है। राइट टू अपील नहीं होगा, इस पे किसानों की चिंताएं हैं। हम एक जनतांत्रिक समाज हैं, हम एक संवैधानिक समाज हैं। संविधान में हमारे ऊपर लॉ बनाया जाता है, हमारे लिए। यह संविधान शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसलिए जो भी लॉ पीपल ऑफ इंडिया के लिए बने उसमें सारे स्टेक होल्डर से बात हो, उनके कंसर्न्स एड्रेस हो। सरकार के पास बहुत बड़ी मीडिया की मशीनरी है, बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं, उन्होंने एग्जॉस्ट कर लिए, लेकिन वो किसानों को कन्विंस नहीं कर पा रहे। अच्छी बात यही होती है, या आप कन्विंस कर दें या कन्विंस हो जाएं। मैं ये समझता हूं कि कल जब दोबारा से बातचीत होगी तो दोनों लोग किसी एक कंसेंसस पर पहुंचेंगे। अल्टीमेटली सरकार का भी यही कमिटमेंट है कि वो किसानों के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहती है, किसान भी यही चाहते हैं। जब सब लोग मिल बैठ के बात करें, अगर अच्छी नीयत से बात करें, तो कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल ना निकाला जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की सरकार बहुत जल्द, शायद कल ही, इस बहुत बड़े मसले का हल कर लेगी और सारे किसान खुश खुश अपने घर लौट जाएंगे। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को बहुत वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। जय जवान, जय किसान।